हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, यूनिट 2 कंप्लीट है, यूनिट 4 एंड 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। सो मैंने पंडिता रमाबाई आपके लिए कुछ टाइम तक रोका था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम अभी पंडिता रमाबाई पे काम कर रही है, क्योंकि पंडिता रमाबाई ने कोई छोटे मोटे काम तो किए नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो उस पूरी पंडिता रमाबाई को आपके लिए ईजी लैंग्वेज में लाना और उसको बहुत ईजिली उसको आपको समझाना, वो सभी चीज़ें हमने अब कर ली हैं। ठीक है। सो आज की क्लास में हम पंडिता रमाबाई को स्टार्ट करेंगे और आज मैंने थंबनेल पे तो आपने देख लिया है, पार्ट 1 है, क्योंकि पंडिता रमाबाई इनफैक्ट सारे फिलोसफर्स काफ़ी वास्ट हैं, तो मैंने आपको पार्ट्स में करके उनको पढ़ाया है। सो फर्स्ट पार्ट में हम पंडिता रमाबाई की लाइफ और उनकी कुछ विचारों को पढ़ेंगे। देन सेकेंड पार्ट में हम उनके बाकी के विचारों को और उनकी मेन थ्योरी जेंडर को कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पंडिता रमाबाई, देखिए पंडिता रमाबाई का जन्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पर इन चीज़ों को इंग्लिश में मांग सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर अटेंड कीजिए ताकि आप लोगों को दिमाग में कुछ तो बैठेगा। ठीक है, लिखना तो आपको इंग्लिश में, अगर आपको पंजाबी में भी लिखना होगा तो समझोगे तो आप हिंदी में ही ना। तो आप लोग मुझसे ये मत बोला करो कि मैम प्लीज़ इंग्लिश में पढ़ाओ। देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि मैम आप हिंदी में पढ़ाओ, तो आप हिंदी में समझो और लिख लो इंग्लिश में। तो रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर हुआ। शास्त्री की दूसरी पत्नी लक्ष्मीबाई डोंगरे थीं और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और बेटी रमाबाई को संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी थी। भले ही संस्कृत और औपचारिक शिक्षा के सीखने की महिला और निचली जातियों के लोगों के लिए मना किया गया था। ठीक है, अब सभी फिलोसफर्स को मिलाकर अब तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पुराने टाइम में कैसे माहौल में लोग रहते थे, स्पेशली औरतें, कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। धर्म के नाम पर सती प्रथा रखी गई थी, धर्म के नाम पर बाल विवाह रखे गए थे और उसी के नाम पर ही विधवा विवाह भी हटा दिया गया था, कि विधवा पुनर्विवाह निकाला गया था 1857 में, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों को यहाँ पर ये बताया जा रहा है। उनके माता पिता को 1877 में अकाल मृत्यु हो गई। रमाबाई और उसके भाई को अपने पिता के काम को जारी रखने का फैसला किया था। भाई बहन पूरे भारत में यात्रा करी। प्राध्यापक के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता पहुंची, जहां पंडितों उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें संस्कृत के क्षेत्र में इनके ज्ञान और कार्य को देखते हुए सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से इनका नाम पंडिता रमाबाई सरस्वती पड़ गया था और उसके बाद से ही इनको अब पंडिता रमाबाई सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पंडिता रमाबाई एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी, अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों को मानने के बावजूद भी दुनिया में एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करी और महिलाओं के हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। ठीक है, अब इस चीज़ को भी नोट करना कि एक तरीके से उस टाइम की ये एक ऐसी औरत थी, एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बगावत या फिर खिलाफ के लिए मतलब आवाज़ उठाई थी। ठीक है, किसके लिए? महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि जैसे कि आप लोग अभी MPP जब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी तो उसके अंदर आप मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पढ़ेंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को और इंडिया की पंडिता रमाबाई को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपने पूरा फेमिनिज्म पढ़ लिया। ठीक है, फेमिनिज्म एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है, एक अलग एक क्राइटेरिया में उसको रखा जाता है। तो मदर ऑफ फेमिनिज्म हमारी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ही मानी जाती हैं, बट इंडिया की मदर ऑफ फेमिनिज्म हमारी पंडिता रमाबाई सरस्वती मानी जाती हैं। ठीक है, 1880 में भाई की मौत के बाद रमाबाई ने बंगाली वकील बिपिन बिहारी दास से शादी कर ली थी। इनके पति एक बंगाली कायस्थ थे और इसलिए शादी अंतर जातीय और अंतर क्षेत्रीय थी। दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम मनोरमा रखा गया।
पति और पत्नी ने बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल शुरू करने की योजना बनाई थी और 1882 में इनकी पति की मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, देखो इस चीज़ के अंदर मैंने आप लोगों ने ये बात नोट करी होगी, भाई शादी कर ली, उनके पति ने करा होगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट और पंडिता रमाबाई की लाइफ को रिलेट करोगे तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। मतलब ना चाहते हुए भी इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत सेम हुई। जस्ट लाइक इनका पति की जल्दी मौत हो गई थी, लेकिन मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की जल्दी मौत हो गई थी, उनकी पति की नहीं हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कदम को पीछे नहीं हटाया। इन्होंने बहुत बुरे हालातों का सामना करा। एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी छोटी जाति, निचले जाति के लोगों को अपने इक्वल रखा। हमेशा ये बोला कि सभी इक्वल हैं, सभी समान हैं, चाहे वो कानून के समान हो या फिर हम लोगों के समान हो, तो सभी को इक्वल माना जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इन्होंने कदम उठाए। अब धीरे धीरे अब इनके विचार शुरू होते हैं। पंडिता रमाबाई के ऊपर अगर आप लोगों की बुक में या आप लोगों को कहीं से भी उनका इंट्रोडक्शन मिलता है तो आप उसको डीपली अपने पास लिखो। और इतना मैंने आपको समझा दिया है, इतना लिख कर बता दिया है कि आप लोगों को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले इनकी जो विचार आते हैं वो महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ने वाली समाज सुधारक। ठीक है, ये वाली चीज़ सबसे पहले आती है। देखो, महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत का एक सामाजिक सुधारक औरतों में सबसे पहला नाम पंडिता रमाबाई का आता है, जिन्होंने देश के भविष्य को उज्जवल करने और उसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाने में काफ़ी हेल्प करी थी। ठीक है, एक ऐसी प्रसिद्ध नाम की औरत महिला पंडिता रमाबाई सरस्वती थी, जो उस समय की नारीवादी महिला समाज सुधारक थी। ठीक है, ये वाली चीज़ में कंफ्यूज मत होना, समाज सुधारक और नारीवादी महिला समाज सुधारक दोनों एक ही चीज़ हैं। तो दोनों को अपनी नोट्स में मेंशन करना ताकि आप इसको आंसर में भी लिख कर आओ। जो उस समय की एक बहुत ख्याति और पूरे दुनिया की बहुत फेमस महिला थी और भारत के इतिहास को पलटने में उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रही है, इम्पॉर्टेंस उनकी रही है। उन्होंने पूरे इंडियन हिस्ट्री को पलटने में काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि हमेशा से इंडिया में औरत की कोई भी हैसियत नहीं रखी जाती थी। औरत को सिर्फ एक बच्चे पालने वाली या फिर और बच्चों को जन्म देने वाली या घर की चार दीवारी में काम करने वाली ही हैसियत दी जाती थी। लेकिन पंडिता रमाबाई ने इस चीज़ को गलत साबित करा और ये बताने की कोशिश करी कि मैं भी एक महिला हूँ, महिला होने के नाते बहुत सारी चीज़ों का सामना किया और सामना करने के बाद मैं आज इस मकाम पर हूँ, इस जगह पर हूँ जहाँ पर लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं। कि मेरे नाम से भी ना जाने तो एक महिला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जुनून सा सवार था महिलाओं को शिक्षा के लिए उनकी हैसियत दिलाना या फिर उनकी इज्जत को उनको बचाना। क्योंकि सती प्रथा के अंदर आपने पढ़ा राम मोहन रॉय में कि कितना बुरा व्यवहार होता था कि अगर आपकी इमेजिन करो या फिर कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा, हल्की सी खाल जली होगी गैस से या फिर किसी भी गर्म चीज़ से, तो आपको कितना पेन होता है। और एक ही ज़िंदा इंसान को जला देना तो उसको कितना पेन होता होगा। तो वो वाली चीज़ों को लेकर इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी थी। तो शिक्षा के लिए लड़ने वाली पहली महिला के नाम पर ये फेमस हुई। और इस बात को यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि रमाबाई का इतिहास सिर्फ भारत के इतिहास से हटा देने या भुला देने के मामला ही सामने नहीं आता, बल्कि इन्होंने एक ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जाति के खिलाफ भी बगावत करी थी। ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मकता, देखो भाई, पैट्रियार्की सिस्टम, अब कोई भी फेमिनिज्म हो सबसे पहले इसी की आलोचना करती है कि पितृसत्तात्मकता क्यों है। बाप है, बेटा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत 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 समय बाद जाकर ये हुआ था कि जब एक बेटे 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 के बाद बेटी हुई थी तो उसको शासन दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद मतलब उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जाति के लिए खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, और वो एक नारीवादी महिला नेता की आवाज़ को सब ने जानबूझकर एक मतलब ये करने के लिए दबाने की कोशिश करी कि यार क्या हो गया अगर ये एक ब्राह्मणवादी है भी, क्योंकि इनकी जाति ऊंची थी। ठीक है, अब इनकी आवाज़ तो सुनना ही था सबको। अब ऊंची जाति के होने के बावजूद भी ये बोला जाता है कि एक ये ब्राह्मणवादी थी, इसलिए इनकी आवाज़ को ज़्यादा सुना गया। अगर इन्हीं ये अम्बेडकर की जगह होती तो इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता, क्योंकि अम्बेडकर को एक नीची जाति का शख्स बताया जाता है।
ठीक है। तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला गया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रयास करने की, कोशिश करने की कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि मैं हर हालातों में लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के हक़ के लिए सामने रहूँगी, हमेशा रहूँगी। पंडिता रमाबाई को आपने जान लिया कि पंडिता रमाबाई थी क्या। तो भाई पंडिता रमाबाई को हम थोड़ा सा और महिलाओं की शिक्षा के लड़ने के लिए सामने जानते हैं। पंडिता रमाबाई ये माना जाता है कि इन्होंने 3 साल में 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय करी थी, जब वो अपने भाई के साथ 78 में कलकत्ता पहुंची थी। तो उनको कन्नड़, मराठी, बांग्ला और हिंदू जैसी 7 भाषाओं का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने मतलब 3 साल लगातार 3 साल अपनी ज़िंदगी के रेगुलरली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने की बातचीत सामने रखी। कितना कितना पैदल चलना, कितना कहाँ जाना, कैसे कैसे हालातों को फेस करना, वो सारी चीज़ें इनके सामने रखी गई। लेकिन उसके बावजूद भी 1878 में उन्होंने तकरीबन 7-10 भाषाएं सीख ली थी। ठीक है, उसके अंदर संस्कृत तो उनको खैर आती थी, उन बचपन में ही उनके पापा ने सिखा दिया था। अब चीज़ आती है आगे कि पंडिता उनके एक असाधारण ज्ञान ने, बिल्कुल असाधारण ज्ञान ने पंडिता रमाबाई को जो उन्होंने ज्ञान दिया था, विद्वानों को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी के केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने उनको पंडिता और सरस्वती इन दोनों चीज़ों की उपाधि दी थी। इनका नाम सिर्फ रमाबाई था, उसके बाद इनका नाम रमाबाई सरस्वती हुआ। देन बाद में उनके ज्ञान की वजह से पंडिता रमाबाई सरस्वती इनका नाम हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये महिलाओं की शिक्षा के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी वो समझ आ गया हो। अब आता है नेक्स्ट हमारा भारत की पहली फेमिनिस्ट रमाबाई। देखो पंडिता रमाबाई को इंडिया की पहली फेमिनिस्ट बोला जाता है। वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 1858 में पैदा हुई थी। ठीक है, उनके जो पिता थे संस्कृत के विद्वान थे। अब आप बोलोगे मैम ये रिपीट क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ना एक चीज़ स्टार्टिंग से इसलिए बताती हूँ ताकि एक स्पेशली कट कर अलग सा होकर क्वेश्चन आ भी जाए ना आपके पास, तो आप लोगों को याद रहेगा, हाँ यार मैम ने ऐसे बताया था तो ऐसे ही लिखूँ मैं। ठीक है, उसमें काफ़ी हेल्प होगी आपको। ठीक है, अब आखिर क्या बात जिसकी वजह से पंडिता रमाबाई को विद्वानों ने पंडिता की और सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, अब उस चीज़ को हम जानते हैं। देखो पंडिता रमाबाई जो है ना, उन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, और उसके बाद 22 साल की उम्र में पंडिता रमाबाई ने बहुत सारी लैंग्वेजेस को भी सीख लिया था। तो वो अपने समय की एक बहुत एक रिस्पेक्टफुल लेडी मानी जाती हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत चीज़ों को सीखा और दुनिया में अपना नाम इस तरीके से कर गई, जो मदर ऑफ फेमिनिज्म के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, इन्होंने पितृसत्ता की आलोचक हैं ये। ठीक है, पितृसत्तात्मकता की आलोचना इन्होंने करी। 1870 की बात है, नागरिक समाज के बहुत बड़े एक विस्फोट की तरह ये सामने आई थी। इन्होंने पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बोला। इन्होंने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही सब कुछ संभाल सके, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, मतलब अपने टाइम की बात कर रही थी कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ना एजुकेशन प्राप्त करी, ना फिर उन लोगों को समझ है कि क्या करना है क्या नहीं, और वही समझ उन लड़कियों को है, उनकी बहनों को है, जो घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ रोटियां पकाती थी या फिर घर का काम करती थी। ठीक है, खैर राजा रानियों में तो ऐसा नहीं होता था, उनके नौकर चाकर होते थे, लेकिन फिर भी बेटी को, पुत्री को वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो पुत्र को दिया जाता था। तो वो वाली चीज़ के लिए इन्होंने पंडिता रमाबाई ने आवाज़ उठाई और बोला कि एक लड़की को कि वो घर में बैठने के बाद उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको किसी चीज़ से दूर किया जाएगा ना, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, या फिर आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में होगा आप दूसरी चीज़ों से हटकर उसमें ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वो वाली चीज़ इन्होंने बताई, पितृसत्तात्मकता में कहा कि एक लड़की को एक बार अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी पूरे शासन को संभाल सके, राजगद्दी पे बैठ सके। तो इसके बाद जाकर वो भी इंडिया में नहीं, कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ये हुआ था कि बेटे के बाद एक ऐसी बेटी बैठी थी जिसने पूरे शासन को संभाला था। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने इंडिया में आवाज़ उठाई। तीसरी चीज़ अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह की बात अगर यहाँ पर आती है
तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपके कोलकाता वाली इनके साथ शेयर करूँगी कि जब वो कलकत्ता में थी और कलकत्ता मतलब पहुंची थी, तो उनकी बातों ने जो वहाँ के विद्वान थे और ब्राह्मण थे उनको इतना ज़्यादा वो कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, जिसकी वजह से इनको पंडिता की और सरस्वती की वो मिली थी उपाधि। ठीक है, लेकिन जल्द ही ये समाज के अंदर ये वाली बात फैल गई थी कि इन्होंने अंतरजातीय शादी करी थी, और उसकी वजह से जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ थी, कंजर्वेटिव लोग थे ना, रूढ़िवादी, उन्होंने इनकी बहुत आलोचना करी, उन्होंने बहुत बुरा भला बोला इनको। फिर आती है उनकी अंतरजातीय विवाह। तो 1880 में एक गैर ब्राह्मण बंगाली वकील, जिनका नाम मैंने आपको बताया था विपिन बिहारी, से इन्होंने शादी करी थी, और ये शादी इन्होंने इसलिए सही नहीं मानी गई थी क्योंकि वो अंतरजातीय थी। ठीक है ना, अब किसी और का, अब भैया देखो ज़रूरी नहीं है ना, अब ठीक है अगर आपके वो नहीं है, उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, उनके भाई की भी डेथ हो गई थी, उनको जो ठीक लगा उन्होंने अपनी लाइफ में किया। अब भाई वो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, सांसें वो अपनी मर्ज़ी से रोक कर बढ़ा कर जैसे भी ले सकती है। तो शादी करने का, अपने ज़िंदगी में पढ़ने का, लिखने का, हर चीज़ का हक उनको ऑलरेडी खुद मिल चुका है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो उदारवादी हैं या फिर बाकी फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि जीवन जीने का अधिकार नेचुरली होता है। ठीक है, उसके साथ हमारे प्रॉपर्टी राइट नेचुरली होते हैं। तो इस हिसाब से तो फिर इनका जीवन जीने का अधिकार तो नेचुरली हुआ ना। तो इन्होंने अंतरजातीय शादी करी। फिर उसके बाद जो हमारे वो थे ना रूढ़िवादी लोग, वो आज के टाइम पे लोगों नहीं छोड़ते, तो उस टाइम पे क्या छोड़ते भाई। तो उन्होंने क्या कहा, उस समय उन्होंने एक ऐसा बहुत भयानक सा भूचाल सामने रख दिया था कि कैसे शादी कर ली, और फिर ऊपर से एक लड़की ने शादी करी, अंतरजातीय शादी करी, तो उसके लिए बहुत बवाल मचे थे। उनको बहुत जगहों से बेइज्जत कर करके निकाला गया था, उनको बहुत गंदा गंदा बोला गया था, बहुत उनके साथ बदतमीजियाँ की गई थी। तो इस शादी के 2 साल बाद ही उनके पति का निधन हो गया था, लेकिन वो अपने पीछे एक छोटी बच्ची छोड़ गए थे, जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है। तो उनकी बेटी हुई थी। ठीक है, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद भी कि ऐसा होता है आज के टाइम पे भी, आप देख सकते हो बहुत जगह कि जिन लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो लेडीज़ बहुत कमज़ोर सी अपने आप को समझने लगती कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं है, जो लड़का गया, या फिर लड़कों को, खैर यहाँ पर तो लड़कों का एग्जाम्पल देना ही नहीं है, तो अगर लड़कों का ही मरने का एग्जाम्पल दिया जाए तो वो जाने वाला शख्स जा चुका है, वो वापसी नहीं आएगा। तो उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसके पीछे उसके बच्चे हैं, तो उनको भी संभालने के लिए एक औरत को मजबूत अपने आप को बनाना पड़ता है। तो वही चीज़ अंतरजातीय विवाह के अंदर सामने झेली, और उस चीज़ को बाद में उन्होंने संभाला, और ये चीज़ को सामने रखा कि हाँ, मैं एक औरत होकर भी पति का और पत्नी का दोनों का काम कर सकती हूँ। फिर आया आपका विद्रोही। देखो, विद्रोही वो समय एक ये था कि जब वो बहुत ज़्यादा विद्रोही बन गई थी, उन्होंने हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराओं को, मान्यताओं को, महिलाओं की स्थिति को, इन सभी चीज़ों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने बोला कि मेरे भी हस्बैंड की डेथ हुई, लेकिन मैंने अपने आप को अपनी बेटी के लिए और बाकी लोगों के लिए ज़िंदा रखा, क्योंकि मुझे चाहने वाले मेरे अलावा, मेरे हस्बैंड के अलावा और लोग भी हो सकते हैं, तो मैं उन लोगों को क्यों दुख पहुँचाऊँ। वैसे ही सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला कि जिस लड़की की हस्बैंड की डेथ हुई है वो जा चुका था, जो दुनिया में आया है वो जाएगा। इन्होंने ऐसा बोला था, वही सेम मैं चीज़ आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने बाद में ये चीज़ सामने रखी कि उस लड़की की, उसके ससुराल है, उसके घर वाले हैं, उसके बच्चे हैं, इनफैक्ट समाज में चाहने वाले उसके दोस्त हैं या फिर और भी लोग हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं जला सकते हैं, क्योंकि उसके मरने का जितना गम उसको नहीं होगा, उतना गम उसके पीछे रहने वाले लोगों को होगा। कि मतलब शादी करी 2 कपल्स, दोनों ही कपल्स को साथ में जला दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, तो अगर ऐसा आप लोग करते हो, उन्होंने ये क्वेश्चन रखा कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो किसी औरत के मरने पे आदमी को क्यों नहीं जलाते हो। तो ये वाली चीज़ों को उन्होंने सामने रखना शुरू करा था और इन सब पे सवाल उठाने शुरू करे। तो वो तर्कों के साथ उनकी आलोचना भी करती थी, उससे रूढ़िवादी तिलमिला गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये वो दौर था जब रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे और विवेकानंद के वो क्या लगते थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग विवेकानंद पढ़ चुके हैं और आई होप आप लोगों को याद हो कि वो बेसिक थे कौन। ठीक है, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी ध्यान दे रहे हैं स्टडी पे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दिएगा कमेंट में या टेलीग्राम पे।
आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय महिलाओं को उन्होंने सिर्फ पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत को सामने नहीं रखा था, बल्कि टीचर बनाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, ऐसी चीज़ों को भी सामने रखा था। और भारत में ये वो दौर था जब महिलाओं का घर से बाहर भी निकलना अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, कि अब ये वाली चीज़ आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इन्होंने कितनी चीज़ों को फेस किया। उनके हस्बैंड के मरने के बाद, उनके भाई के मरने के बाद, उनके माँ बाप के मरने के बाद, सब उनके लोगों के जाने के गम लेकर, बेटी को साथ में लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर, रूढ़िवादियों की बकवासों को लेकर, एंड ऑल थिंग्स, सब चीज़ें लेकर साथ में चलना, और मदर ऑफ फेमिनिज्म, इंडियन मदर ऑफ फेमिनिज्म कहलाना, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया भी अपने आप को फेमस करना अपने काम की वजह से, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसी के आगे का है, वो इससे अलग नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो पंडिता रमाबाई है वो हाफ कंप्लीट हमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, और उसके बाद हम आगे की जो बुक है आपकी कंटिन्यू कर देंगे। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे रामकृष्ण परमहंस ज़रूर बताइएगा कि वो कौन थे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।